नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों से पैसा लेन देन करते हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और वो और भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे हम पैसों का लेन देन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर हम अपने रिश्तेदारों से, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे हम जो पैसा लेते हैं, तो क्या वो पैसा हमारी इनकम कहलाएगा? क्या उस पैसे पर हमको टैक्स देना होगा? क्या उस पैसे को हमें अपनी आईटीआर के अंदर शो करना होगा? इस वीडियो के अंदर आज हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि हम किन किन रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हैं, उस पैसे की क्या लिमिट है, मतलब कितना पैसा ले सकते हैं, क्या कैश भी ले सकते हैं या केवल बैंक से ही लेन देन करना होगा, क्या हम कैश और बैंक के अलावा काइंड में भी उनसे कुछ ले सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये कार हो गई, क्या इस तरीके से भी कोई चीज हम उनसे ले सकते हैं? क्या उसकी कोई लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर? और क्या ये पैसा मेरे पे कोई टैक्स की देनदारी बनाएगा, या इस इनकम को मुझे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहीं दिखाना होगा? आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो अपने पिताजी से 5 लाख रुपए नगद ले लिए साहब, वो तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी, या मैंने अपनी मम्मी से 2 लाख रुपए ले लिए, मैंने अपनी पत्नी से 10 लाख रुपए ले लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कैश बुक में भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए दिखा देते हैं कि मैंने अपने पिताजी से लिए, या ये मैंने अपने भाई से लिए, ये मैंने अपनी माता जी से लिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो मेरा कहना यह है कि नहीं, आप कैश में ट्रांजैक्शंस इतने बड़े बड़े नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सरकार ने इस लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम किन किन रिश्तेदारों से कितना कितना पैसा कैश में ले सकते हैं, जिससे कि हमको इनकम टैक्स के अंदर कोई भी नोटिस ना आए। तो सर, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप नए हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले रिलेटिव। तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर हमको रिलेटिव्स की डेफिनेशन बताई हुई है कि आपके रिश्तेदार कौन कौन माने जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी खुद की बात करूं, ठीक है, कि अगर आपके रिश्तेदार कौन कौन होंगे, तो अगर आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है, भाई है तो उसकी जो वाइफ है, मतलब आपकी भाभी, बहन है तो उसकी जो स्पाउस है, मतलब आपका जीजा, ये लोग आपके रिलेटिव कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं पापा पे, मतलब जो आपके पिताजी हैं। पिताजी के संग आपके दादा, आपकी दादी, इसी तरीके से आपके अगर परदादा हैं या फिर आपकी परदादी हैं, इसी तरीके से अगर आपके पापा के कोई भाई हैं जिनको मैं कहूं तो चाचा अगर छोटे हैं, और चाची, बड़े हैं तो ताऊ या ताई। अगर आपके पिताजी की कोई बहन है तो आपकी हो गई बुआ, और इधर हो गए आपके फूफा। ये सारे लोग जो हैं, इनसे अगर आप कोई भी पैसा लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? गिफ्ट कहलाएगा। इसके अलावा अब आपकी मदर, सेम मदर में भी
अगर आपके नाना हैं, क्योंकि मदर के जो माता पिता हैं या मदर की माँ जिन जो आपकी नानी है, इसी तरीके से अगर इनके दादा दादी भी हैं तो आपके परनाना परनानी। इसी तरीके से अगर आपकी माता जी का कोई भाई है मतलब आपका मामा, आपकी मामी। अगर उनकी कोई बहन है मतलब आपकी मौसी या आपके मौसा। ये हो गए साहब। अब आई बारी आपकी पत्नी की। तो पत्नी के केस में भी वही, आपके पत्नी के पहले बात करते हैं पिता की, मतलब आपके ससुर। अगर आपके ससुर के माता पिता हैं तो मतलब आपके कौन हो गए, दादा ससुर, दादी सास। इसी तरीके से परदादा ससुर, पर दादी सास। ऐसे ही अगर आपकी जो पत्नी है उनकी माता जी हैं और उनके माँ बाप हैं तो वही आपके नाना ससुर या फिर आपकी नानी ससुर, नानी सास। और अगर इनके भी पर हैं तो पर नानी, पर नाना ससुर और पर नानी सास। इसी तरीके से अगर आपका बेटा है या बेटी है तो इनकी भी जो आपकी बहू है, और अगर आपकी बेटी है तो जो आपका दामाद है, और इनके भी अगर बच्चे हैं तो उनके भी सन और डॉटर, ऐसे ही इनके भी सन और डॉटर, ऐसे ही इनके भी सन और डॉटर, ऐसे ही इनके भी सन और डॉटर। मतलब आपके कौन कौन शामिल हो गए, आपके पोता पोती धेपता धेपती ये। इसके अलावा अगर आपका कोई भाई है तो उसकी पत्नी हो गई आपकी भाभी, और अगर आपकी बहन है तो उसका पति हो गया आपका जीजा। ये सारे वो लोग हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका रिश्तेदार माना गया है। अगर इन लोगों के अलावा किसी से भी आप पैसा लेते हो तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। मगर इसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये रिलेटिव की जो डेफिनेशन थी, या ये कहना चाहिए कि आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे आप पैसा ले सकते हो, तो वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि इन लोगों से अगर आप पैसा लेते हो तो ये पैसा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर लिमिट के तहत है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम पैसा ले सकते हैं। पैसा लेने के मोड अलग अलग हैं। पहला है कैश, दूसरा मोड है हमारा बैंक। अब कैश में जो पैसा आया तो कैश तो आप जानते ही हो, नगद आएगा। बैंक के थ्रू आया तो कैसे आ सकता है, आरटीजीएस आ सकता है, चेक आ सकता है, एनईएफटी हो सकता है। इसके अलावा नेट बैंकिंग से डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, अगर बैंक से आपको कोई भी पैसा आता है अपने उन रिश्तेदारों से जिनका विवरण मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया है, इसी में अगर इन लोगों से आप बैंक के थ्रू कुछ भी लेते हो तो वो 100% क्या है, एग्जेम्प्ट है। बशर्ते कि इनकी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उतना पैसा आपको देने की। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने क्या करा, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए थे नगद में, आपने क्या करा अपने पिताजी के खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए और
उससे फिर अपने खाते में आरटीजीएस करा लिया या एनईएफटी करा लिया। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस दे सकता है, और जब वो नोटिस आएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। एक तो सोर्स होना चाहिए आपके पास। सोर्स किस तरीके से बनेगा कि आपके जो पिताजी हैं उनके पास इनकम आनी चाहिए कहीं ना कहीं से। इसके अलावा मतलब एक तो उन्होंने आईटीआर फाइल कर रखी हो, ठीक है, और दूसरा उनके पास कोई ना कोई इनकम का प्रूफ होना चाहिए। अगर उनकी कैपेसिटी है इतना पैसा देने की और उनकी आईटीआर बोलती है कि हाँ वो इतना पैसा आपको दे सकते हैं, तो फिर बैंक के थ्रू आप जितना भी पैसा लेते हैं अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, बेटे से, बेटी से, पत्नी से, तो वो सारा का पैसा आपकी एग्जेम्प्ट इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं साहब कैश की, कि कैश ले लिया। हम बहुत सारे मैटर्स में ऐसे देखते हैं डे टू डे में कि साहब मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने पत्नी से ले लिए, मैंने अपने पिताजी से ले लिए, माताजी से ले लिए। तो क्या ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलाउड है? क्या ऐसा करने पर मेरे को कोई नोटिस नहीं आएगा? क्या ऐसा करने पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो आइए समझते हैं कि क्या है कैश के लिए लिमिट। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 269ST। कि 269ST क्या कहता है? कि 269ST कहता है, ये आपको बताता है कि आप कैश में कितना पैसा ले सकते हो। सपोज करो आपके फादर हैं, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है। अगर इनसे आप 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए लेते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो 269ST सेक्शन के अंदर आपको पेनल्टी लग जाएगी 100% की। मतलब अगर आपने अपने पिताजी से 5 लाख रुपए नगद ले लिए और आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको 269ST के अंदर नोटिस आएगा और आपको 100% 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। तो अब क्या लिमिट बोलता है 269ST? ये कहता है साहब अब 1,99,999 रुपए फादर से लो, इतनी मदर से लो, इतनी ब्रदर से लो, इतनी सिस्टर से लो, इतनी वाइफ से लो। मतलब सबसे अलग अलग आप 2 लाख से नीचे नीचे की इनकम ले सकते हो। मगर ऐसा करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, इन सब की एक तो कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब इनकी क्षमता होनी चाहिए इस पैसे को देने की। दूसरा, इनकी सोर्स होना चाहिए आईटीआर, जिससे कि आप ये प्रूफ कर पाओ कि हाँ साहब मेरे पिताजी पे 2 लाख रुपए थे या मेरी वाइफ पे 2 लाख रुपए थे और उन्होंने वो पैसे मुझे दे दिए। अगर इतने रुपए मतलब 1,99,999 रुपए अगर आप कैश में लेते हो तो ये पैसा आपकी एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा, बशर्ते कि इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, आपको गिफ्ट डीड बनवा लेनी चाहिए जो कि आपकी सोर्स को डिफाइन करेगी। गिफ्ट डीड कौन बनाएगा? डोनर बनाएगा जिससे आप पैसा ले रहे हो। क्योंकि जब आपके पास अगर इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको 100% 269ST के अंदर पेनल्टी लग जाएगी। अगर उस पेनल्टी से आप बचना चाहते हैं तो फिर आपको ये इस तरीके से पेपर डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने हैं। तो कैश में मैं कितना लेन देन कर सकता हूं? कैश में मैं 2 लाख रुपए से नीचे ले सकता हूं। अब बात आती है कि साहब मैंने कैश या तो मैंने किससे लिया, नॉन रिलेटिव से, जो मेरा रिश्तेदार नहीं था, या मैंने किससे ले लिया, फ्रेंड्स से। इन लोगों से मैं कितने रुपए कैश में ले सकता हूं? इन लोगों से कैश लेने की जो लिमिट है वो है 50,000, मतलब 50,000। 50,000 क्या सबसे अलग अलग 50,000 ले सकता हूं? तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। ए ए ने बी से क्या करा, ए ने बी से 60,000 रुपए कैश के रूप में ले लिए।
इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 50,000 रुपए तक की अगर आप कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने दोस्तों से या ऐसे लोगों से जो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो 50,000 रुपए तक की इनकम क्या है, आपको एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ ए ने क्या करा है, बी से 60,000 रुपए लिए हैं, तो अब इसमें ये पूरी की पूरी जो 60,000 रुपए की इनकम है ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इस पर टैक्स देना होगा। अब कोई कहेगा भाई साहब आपने तो कहा था 50,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं, तो मैं तो ऐसा करूंगा 60,000 रुपए मैंने लिए थे उसमें से 50 घटा दूंगा, मतलब 10,000 रुपए पर टैक्स दूंगा। तो नहीं भाई साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। आपको जो टैक्स लगेगा वो 60,000 रुपए पे ही लगेगा। क्या रेट से लगेगा, जो आपका स्लैब रेट होगा उससे लगेगा, मतलब आपकी टोटल इनकम के अंदर ये पैसा काउंट हो जाएगा और फिर जो भी आपका स्लैब होगा 10, 20, 30, उस स्लैब के अंदर आपको इस पे टैक्स देना होगा। अब एक राम था, राम भैया बहुत सियाना था, उसने क्या करा, उसने कहा साहब मैं तो फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 और फ्रेंड 3, इन तीनों से मैं तो 20-20 हजार रुपए ले लेता हूं साहब। आप कह रहे हो 50,000 तक लेने हैं, तो मैं तो इन तीनों से 20-20 हजार ले लेता हूं। तो क्या ये 20-20 हजार रुपए जो मैंने इन तीनों से लिए हैं, तो क्या ये तीनों की मुझे छूट मिल जाएगी? तो आंसर होगा नो, नहीं। आपको टोटल जो छूट मिलेगी वो 50,000 रुपए की है। अगर आप इन तीनों से मिला के या किसी एक से 50,000 रुपए तक की गिफ्ट लेते हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से कैश की भी लिमिट है 1,99,999 रुपए। वो भी आप अपने रिश्तेदारों से अगर लेते हैं तो पहले उनकी क्षमता होनी चाहिए, दूसरा उनके पास सोर्स होना चाहिए इस चीज को प्रूफ करने का। अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इस वीडियो को मैं 2 भागों में बनाऊं। अभी इस पार्ट 1 में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं पैसा लेता हूं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मुझे टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बैंक के थ्रू पैसा लेते हो तो जो पैसा आपको दे रहे हैं, मतलब जो डोनर हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, अगर उनकी क्षमता है और उनके पास सोर्स है तो वो जितना भी पैसा आपको देते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, बशर्ते कि आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। दूसरा, कैश में अगर आप कोई लेन देन करते हो तो 2 लाख रुपए से नीचे, मतलब 1,99,999 रुपए तक के कैश के लेन देन को अगर आप अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से या अपनी वाइफ से करते हैं तो वहां तक आपको वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो पैसा आपके इनकम के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट कंडीशन वही है कि आपके पास सोर्स होना चाहिए डोनर के पास और उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए इतना पैसा आपको देने की। पार्ट 2 में अब मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा, तो वो वीडियो भी जल्दी ही मैं आपके सामने लाऊंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसी गलतियां रोजमर्रा में हम करते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए की जरूरत थी अपने पिताजी से ले लिए या 5 लाख की जरूरत थी पत्नी से ले लिए। तो ऐसी गलतियां ना हो जिससे कि इनकम टैक्स से हमें नोटिस ना आए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।